उत्तर प्रदेश की पुलिस में तैनात एक सिपाही जब जब अपने गांव आया करता था ड्यूटी से, तो उसकी पत्नी बहुत ज्यादा उदास हो जाया करती थी, बहुत परेशान हो जाया करती थी। लेकिन जब वो वापस चला जाया करता था ड्यूटी से, तो पत्नी बहुत ज्यादा खुश हो जाया करती थी और एकदम से नॉर्मल व्यवहार करने लगती थी। जब ये बात कई बार हो चुकी थी, तो घर वाले बताते हैं कि बेटा, जब तुम आते हो तो तुम्हारी पत्नी उदास हो जाती है, चले जाते हो तो पत्नी खुश हो जाती है। ये बात सुनने के बाद जब सिपाही था वो परेशान हो जाता था। मैं आता हूँ तो परेशान हो जाती है और चला जाता हूँ तो वो खुश हो जाती है। सिपाही अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और अपनी पत्नी का जो फोन होता है उसकी कॉल डिटेल वो निकलवा लेता है। उस कॉल डिटेल को निकलवाने के बाद पता चलता है कि पत्नी किसी से बहुत ज्यादा बातें किया करती है। जब वो अपनी पत्नी से पूछता है तो उसका किसी से अवैध संबंध रहता है, पुराना रिश्ता होता है, उसका बहुत अच्छी दोस्ती बताई जाती थी। अब वो सिपाही बिल्कुल साफ साफ बोल देता है कि तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा, या तो तुम उसको चुन लो या फिर मुझे चुन लो। अगर तुम अपने प्रेमी के साथ जाना चाहती हो तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, अगर मेरे साथ आना चाहती हो तब भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। एक के साथ रहो लेकिन ईमानदारी के साथ रहो। पत्नी फैसला लेती है और जैसे ही पत्नी फैसला लेती है, लेकिन उसके कुछ ही दिनों के बाद में 2 कत्ल हो जाते हैं, और वो भी बहुत भयानक रूप में। जब कत्ल होते हैं तो इस बात की जो गूंज है वो इसलिए फैल जाती है क्योंकि धरना प्रदर्शन हो जाता है। मामला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक ये मामला पहुंच जाता है। पुलिस इस बात की जांच पड़ताल करती है और घटनाक्रम का खुलासा होता है, तो किसी को यकीन नहीं होता कि ये वजह हो सकती है। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं इमरान मलिक। आज की जो सच्ची घटना है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पास एक जगह पड़ती है काकोरी। और दोस्तों, काकोरी के पास एक जगह पड़ती है नकवा पुल। वहीं उसके पास में असल में 2 लाशें पड़ी हुई होती हैं। एक आदमी वहां से गुजरता हुआ जाता है और उस आदमी को ऐसा लगता है कि 2 शराबी शराब पीकर वहां पर पड़े हुए हैं। लेकिन ये 21 मार्च 2025 की रात लगभग 10 बजे के आसपास की घटना रही होगी। वो आदमी जब पास में जाकर देखता है तो उसकी चीखें निकल जाती है, चीख पुकार मच जाती है। वो जोर जोर से चीखता है, चिल्लाता है, ताकि जो आसपास के जो लोग हैं वो उसकी बातों को सुन ले, आवाज को सुन ले और मौके पर आ जाए, क्योंकि 2 व्यक्तियों की जो लाश पड़ी थी वो खून से लथपथ पूरी तरीके से पड़ी थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्हें बहुत बुरी तरीके से मारा गया हो, उनका बहुत बुरी तरीके से उनको काटा गया हो। जब आस पास के लोग सूचना पाते ही वहां पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद फिर पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर वहां पर आती है और दोनों लाशों को वहां पर कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर ये लाशें हैं किसकी और यहाँ पर कैसे आई, क्यों आई। पता चलता है कि इस घटना स्थल से 5 किलोमीटर दूरी के पास एक गांव लगता है जिसका नाम है पानखेड़ा। पानखेड़ा में रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम रमेश चंद होता है और उसी का बेटा है रोहित राजपूत और उम्र है उसकी 26 साल। तो साथ ही एक किसान है जिसका नाम है राम नरेश और उसका बेटा होता है दूसरा जिसका नाम होता है मनोज राजपूत, जिसकी उम्र 23 साल बताई जाती है। मनोज है वो दालचंद इंस्टीट्यूट से वो आईआईटी की पढ़ाई कर रहा था और रोहित राजपूत जिसकी उम्र 26 साल है, दरअसल वो रेलवे में टेक्नीशियन के पद पर हाल ही में अभी उसकी पोस्टिंग हुई थी, यानी कि वो कार्यरत था। जब घर वालों से पूछा जाता है कि तुम्हारे बच्चों के अंदर ये कहाँ गए थे और क्या मामला था, किसी से कोई दुश्मनी थी, क्यों इनको मारा गया, जब पुलिस घर वालों से सवाल करना शुरू कर देती है तो पता चलता है कि 21 मार्च 2025 की रात में लगभग 8 बजे के आसपास दोनों ही लड़के रोहित और मनोज दोनों घर से लालता खेड़ा गांव की तरफ वो निकल जाते हैं, ये कहते हुए कि वहां पर जन्मदिन की पार्टी है और हम दोनों जन्मदिन मनाकर जल्दी ही अपने घर वापस लौट जाएंगे। लेकिन सूचना मिलती है तो उनकी लाश की सूचना वहां पर मिलती है। आखिरकार पुलिस ने जब पोस्टमार्टम के लिए शव भेज देती है, उसके बाद में पता चलता है कि रोहित है उसकी गर्दन और उसकी कलाइयां काट दी गई हैं पूरी तरीके से, जिसकी वजह से एक ही बार में उसकी एक ही वार लगने से उसकी मौत हो जाती है। लेकिन मनोज को 20 से ज्यादा वार किया जाता है उसके पूरे सीने पर, गहरे गहरे घाव दे दिए जाते हैं उसको और उन गहरे घाव से ये पता चलता है कि बहुत बड़ी और पुरानी रंजिश निकल कर आई होगी और इसी रंजिश के कारण क्या है और रंजिश किससे है
और पुलिस जब घर वालों से पूछताछ करना शुरू कर देती है तो परिवार वाले कुछ बता ही नहीं पा रहे थे आखिर वजह क्या है, और हंगामा काफी बड़ा खड़ा हो जाता है। बाद ने शव रखकर जब हंगामा किया तो आसपास की जो थानों की पुलिस है वो बुला ली जाती है। विधायक वहां पर पहुंच जाते हैं। विधायक ने परिवार वालों को समझाने की कोशिश की, जो हम ये मामला है इसकी उचित जांच कराएंगे और आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराएंगे, इसलिए आप लोग हंगामा ना करें। लेकिन बात जब देश के मुख्यमंत्री तक पहुंच जाती है, मिलने का भरोसा दिलाया जाता है कि मुलाकात करेंगे और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की पूरी कोशिश की जाएगी। तब जाकर घर वाले शांत हो जाते हैं। अब पुलिस का दबाव यहाँ पर बढ़ जाता है कि आखिरकार ये मामला क्या है। पुलिस ने मनोज की और रोहित की दोनों की कॉल डिटेल निकलवाई, और जैसे ही कॉल डिटेल निकलवाते हैं और उसमें पता चलता है, एक बड़ा खुलासा होता है कि रोहित है उसकी कॉल डिटेल के अंदर ऐसी कोई सस्पेक्ट नहीं हुआ, लेकिन मनोज की जो कॉल डिटेल है उस कॉल डिटेल से लगभग पता चलता है कि उस रात, जिस रात ये कत्ल हुआ, जिस रात ये घर से निकले थे 21 मार्च 2025 की रात को लगभग 8 बजे के आसपास, उससे पहले लगभग एक ही नंबर से 35 से ज्यादा बार, 35 से 40 बार कोशिश की गई, प्रयास किया गया था बुलाने के लिए, कॉल किया गया था। इस नंबर था, किसका नंबर था? जब पुलिस ने इस नंबर की जांच की, इस बात की पता निकालने की कोशिश की, तो पता चलता है कि ये जो नंबर था वो एक फ्रॉड नंबर था। एक फर्जी आई कार्ड पर ये सिम निकाला हुआ था, जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स थे उसके आधार पर ये सिम लिया गया हुआ था। नंबर किसका था ये भी पता नहीं चल पा रहा था। घर वालों से फिर से पूछताछ की जाती है, और लेकिन घर वाले इस बारे में कुछ बता ही नहीं पाते हैं। नंबर पे सिर्फ एक ही नंबर पर बात होती है, और वही नंबर था मनोज राजपूत का। किसका नंबर था? और जब पुलिस के नंबर के बारे में पड़ताल में जुट जाती है और कुछ हाथ नहीं लगता और कई घंटे बीत जाते हैं, और इसके बाद फिर से पुलिस सीडीआर को ये भेज दे देती है और बोलती है कि बारीकी से खंगाल लो। पता चलता है कि एक नंबर और है, और कभी कभी होता है, लेकिन जब भी बातचीत होती है उस नंबर पर तो बहुत सारी बातचीत होती है, यानी कि लंबी बातचीत होती है। आखिरकार पुलिस ने जब उस नंबर की पड़ताल करना शुरू कर देती है पुलिस, तो पता चलता है कि ईंट गांव लगता है। एक ईंट गांव की रहने वाली एक लड़की होती है जिसका नाम अंकिता उर्फ दीपिका होता है। पुलिस अंकिता उर्फ दीपिका किसके संपर्क में आती है, उससे बातचीत होती है, और सख्ती से जब पुलिस उससे पूछताछ करती है तो चौंकाने वाली बात सामने निकलकर आ जाती है। दरअसल वो बताती है कि मनोज राजपूत कभी उसका क्लासमेट हुआ करता था अंकिता का, कभी उसके साथ में वो पढ़ाई किया करता था, लेकिन 20 जून 2021 को उसकी शादी हो जाती है महेंद्र नाम के एक लड़के से। महेंद्र नाम का जो लड़का होता है, जो कि तेज किशन खेड़ा का वो रहने वाला होता है लड़का, और उसकी 2018 के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही के पद पर उसकी नौकरी लग जाती है। उसी सिपाही से इस अंकिता यानी कि दीपिका की इससे शादी हो जाती है, और जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन एक दिन अंकिता उर्फ दीपिका मेला घूमने वो चली जाती है, और मेले के अंदर आमने सामने टकरा जाता है मनोज अंकिता से। जैसे इन दोनों का आमना सामना हो जाता है, मुलाकात होती है, आंखें चार होती हैं, और दोनों एक बार फिर से एक होने की कोशिश करने लगते हैं। पति तो रहता था ड्यूटी पर, जो सिपाही था वो पुलिस की ड्यूटी करता था, और उसकी पोस्टिंग लगभग 135 किलोमीटर के आसपास यानी कि दूर थी, लखीमपुर खीरी के अंदर थी। फिलहाल उसकी पोस्टिंग लखीमपुर खीरी के अंदर होती है, पुलिस लाइन में चल रही थी। और जब उसने नंबर आदान प्रदान हुआ तो दोनों की बातचीत फिर से शुरू हो जाती है, और बातचीत इस कदर शुरू हो जाती है कि दोनों फिर से प्यार में दोबारा से पड़ जाते हैं। फिर से इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बन जाती है, और जब जब मौका मिलता है इन दोनों को तो तब तब ये दोनों मुलाकात भी करने लगते हैं। और ऐसी कुछ जानकारी निकल कर भी आती है, और ऐसा पता भी चलता है कि दोनों के बीच में अवैध संबंध भी हो जाते हैं। और जब जब सिपाही अपने घर पर आता था छुट्टी पर, तब तब उसकी पत्नी उदास हो जाती थी, परेशान हो जाती थी। लेकिन जैसे ही वो चला जाता था वहां से, तो वो खुश हो जाया करती थी, और इसी बात को देखते हुए पति को थोड़ा शक होने लगता है। और जैसे ही उसको शक होता है तो 24 दिसंबर 2024 की ये बात होती है, तो वो कॉल डिटेल निकलवाने लगता है अपनी पत्नी की। मनोज से तो उसकी बहुत सारी बातें होती हैं। अब इस बात का जो खुलासा है वो हो जाता है कि वो अपनी पत्नी के पास जाता है, समझाने की उसको कोशिश करता है
कि तुम्हारी जो पोल पट्टी है वो पूरी तरीके से अब खुल चुकी है। अब तुम मनोज से बहुत सारी बातें करती हो, या तो मनोज को या फिर मुझे, यानी कि दोनों में से तुम्हें किसी एक को चुनना होगा। जो इसका पति महेंद्र है उसको चुनना पड़ेगा। दोनों में से किसी एक को तुम चुनोगी तभी सही हो पाएगा। अब जब पत्नी के ऊपर लगातार दबाव डाला जाता है और जब कहती है कि मैं अपने पति के ही साथ रहना चाहूंगी, अगर पति के साथ रहना चाहोगी तो ये जो मोबाइल है या सिम कार्ड है, अब तुम्हें आगे से सिर्फ इसी से ही बातचीत करनी होगी। इसके अलावा तुम मनोज से जब भी कभी बातचीत करोगी, जो तुम्हारा नंबर है उससे कभी बात नहीं करोगी, इसी नए नंबर से बात करोगी। जब ये पति समझा देता है और उसने कहा कि ठीक है, जब भी कभी तुम्हें मुझसे बात करनी है तो तुम्हें इसी नंबर से बात करनी होगी। और जब भी तुम इस तरीके की जो बातचीत थी, कि महेंद्र ने 2 सिम कार्ड दिए थे और दोनों सिम कार्ड या तो वो कहेगी कि उससे बात या फिर करेगी वो प्रेमी से बात। अब जब भी वो प्रेमी से बात करती है तो उस नंबर से बात करती थी, और वो मुझसे बात करेगी तो वो इस नंबर से बात करेगी जो कि फर्जी सिम लिए हुए थे। बस में कनेक्टिविटी जोड़ने की कोशिश की, वक्त आगे बढ़ जाता है। इसकी ड्यूटी लग जाती है अयोध्या के अंदर। अयोध्या में करके ड्यूटी करके ये लखीमपुर खीरी पुलिस लाइन के अंदर ड्यूटी थी उसकी, और वहां से इसको अयोध्या भेज दिया जाता है महेंद्र को। तुम घर जा सकते हो, यानी कि छुट्टी लेकर आया था वो 21 मार्च को। अपनी पत्नी से घर जाता है और अपनी पत्नी से ये कहता है महेंद्र कि मैं आखिरी बार मनोज से आमने सामने मिलकर बातचीत करना चाहता हूँ। आखिरकार मैं देखना चाहता हूँ कि वो क्या बात है, और कुछ नहीं कहूंगा मैं उससे, मैं कोई झगड़ा नहीं करूंगा, कोई फसाद नहीं करूंगा, बस एक बार उसे बुला दो। अब उसकी जो पत्नी होती है अंकिता उर्फ दीपिका, वो अपने पति को कॉल करती है, जिससे वो बातचीत करती है लगातार, जिससे उसका प्यार था। नए नंबर से वो बातचीत करती है, उसे फोन करा, और फोन करने के बाद तुमसे बात करनी है, तुमसे मिलना है, और तो उसने बहाना बना दिया वहां पर। इसलिए उसने दोबारा फोन किया, चौथी बार किया, 5वीं बार किया। इस तरह से करते 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 लगभग 35 बार उसने कॉल किया उसको, 35 बार उसने उसको ट्राई किया। आखिरकार मनोज हार जाता है और मनोज कहता है कि ठीक है, चलो तुम बताओ क्या बात है, कहां पर मिलना है। तो एक जगह लगती है जहां पर मिलने की बात होती है, बरकताबाद। बरकताबाद के अंदर मिलने की जगह तय की जाती है, रात के 8 बजे का टाइम दिया जाता है या फिर उसके आसपास का, और मैं वहां पर मिलूंगी, तुम भी वहीं पर आ जाना। तब मनोज वहां पर आता है। तब मनोज अपने दोस्त रोहित से कहता है कि चल थोड़ी देर के लिए चलते हैं, अगर घर वाले पूछने लगे तो कह देना पास का ही एक गांव है और एक वहां पर जन्मदिन की पार्टी है, वहां पर मैं जा रहा हूं। जैसे ही वो बरकताबाद के अंदर पहुंचता है और वहां जाने के बाद में उस महिला से वो मुलाकात करता है, दीपिका से। उससे जब वो बात करती है तो वो महिला उसे समझाने की कोशिश करती है कि अब हम शायद कभी नहीं मिल पाएंगे। यहाँ पर जो इसका सिपाही पति होता है महेंद्र, वो 3 और साथियों के साथ में पहले से ही वहां पर छिपा हुआ होता है, दुबका हुआ होता है, और इसी बीच में उसको मौका भी मिल जाता है। और जैसे ही बाइक लेकर यहाँ से निकला ही था तो वो घेर लेते हैं। उसके हाथ के अंदर कुछ धारदार हथियार होता है और वो ऐसा मारता है उसके कि मोटरसाइकिल एक ही बार में रुक जाती है। और फिर उसके बाद में ये फिर दोनों के साथ में, यानी कि रोहित और मनोज के साथ में खूब जमकर मारपीट होती है दोनों के बीच। और जैसे रोहित और ये मनोज मारपीट कर रहे थे, मारपीट करते करते पत्नी बचाने के लिए आती है, तो पत्नी के साथ भी इस तरीके की हाथापाई की जा रही थी, उसको धक्का दे दिया जाता है और ये बात बढ़ती चली जाती है। जब उसका गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ जाता है, महेंद्र का जो कि सिपाही होता है वो एक धारदार हथियार लेता है और उस धारदार हथियार से एक के बाद एक उनके ऊपर वो वार कर रहा था। और वार करते करते कब उसकी खुद की उंगली कट जाती है कि उसको पता ही नहीं चल पाता। वो उंगली वहीं छूट जाती है उसकी, और वो लगभग वहीं अपनी पति के जो प्रेमी होता है उस पर 22 से ज्यादा वो वार करता है। और उसको गंभीर चोटें देने के बाद, उसकी गर्दन, उसकी कलाइयां अलग करने के बाद वहां से वो भाग तो जाता है। उनकी नजरों से वो कभी भाग नहीं सकता, चाहे वो खुद पुलिस वाला हो, चाहे वो खुद जज हो, या फिर वो कोई और नेता हो या मिनिस्टर हो, कोई भी हो। कानून का उल्लंघन करने वाला जो व्यक्ति होता है वो जरूर पकड़ा जाता है, चाहे वो कितना भी सातराना अंदाज से उसने ये सब घटनाक्रम को उसने अंदाज दिया हो। हालांकि उसने दिसंबर 2024 से ही ये प्लानिंग कर ली थी
और उसके पास मौका आया था 21 मार्च 2025 की रात लगभग 8 बजे और उसने कत्ल भी कर दिया। और कत्ल करने के बाद वो आराम से ड्यूटी पर निकल जाता है कि कभी वो पकड़ा ही नहीं जाएगा। लेकिन पुलिस ने जब इस मामले की जांच पड़ताल शुरू की तो सिपाही भी पकड़ा जाता है, उसके साथ 3 और साथी होते हैं वो भी पकड़े जाते हैं। और जो पत्नी होती है महेंद्र की, जिस पत्नी का शादी से पहले भी उसका अफेयर था और शादी के बाद भी उसका अफेयर वो कर बैठती है, वो भी आखिरकार पकड़ी जाती है। और 2 लोगों की जो जिंदगी होती है वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। परिवार इसके अंदर पूरी तरीके से बर्बादी की कगार पर आकर खड़ा हो जाता है। अगर नहीं पहुंचा तो वो कुछ दिनों बाद पहुंच जाएगा। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को दिल दुखाना नहीं है। केवल बस यही है, आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना हो कि आपके आसपास जो भी हो रहा है वो आप ध्यान रखें, ईमानदारी की बात पर रहिए और ईमानदारी से रहिए और रिश्ते जरूर कायम होते हैं। तो तब तक मिलता हूं मैं अनदर कहानी लेकर। जय हिंद।